नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और मेरा ये वीडियो ईरान को लेकर के है। बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर ईरान का युद्ध लंबा खींचा तो भारत पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। एक आध दो पॉइंट्स में इन्हीं बातों को बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल आप सभी लोग जान रहे हैं, सुन रहे हो लगातार समाचार माध्यमों में कि इजराइल और ईरान के बीच में इस समय युद्ध चल रहा है। इसमें गजा पट्टी और हमास और हूती ये सब बेकार हो गए हैं, पीछे हो गए। कारण एकदम क्लियर है कि इजराइल चाहता है कि नहीं, ईरान चाहता है कि मैं परमाणु बम हासिल कर लूँ, बना लूँ। इसके लिए उसके अंदर 60% तक यूरेनियम को कंसंट्रेट करने की क्षमता भी आ गई है सेंट्रीफ्यूज सिस्टम में। चूँकि बम बनाने के लिए 90% प्योर यूरेनियम चाहिए, रेडियो एक्टिव यूरेनियम चाहिए, इसलिए अभी 90% वाली कैपेसिटी उसके पास नहीं आ पाई। जैसे इसकी भनक इजराइल को लगती है, यूएसए को लगती है, तो तुरंत ईरान के ऊपर अपने बमों की बौछार कर देते हैं और उसके सिस्टम्स को, साइंटिस्टों को मार देते हैं, सिस्टम्स को नष्ट कर देते हैं। टॉप लेवल के जो उससे जुड़े हुए ऑफिसर्स या जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको मार देते हैं। यही चीज़ इसमें भी आया। दरअसल ईरान जो है, आप सभी लोग जानते हो कि एक शिया बहुल मुस्लिम कंट्री है और ईरान इजराइल के अस्तित्व को अब स्वीकारता भी नहीं। वो ये कहता है कि अगर हमारे पास परमाणु बम आ जाएगा तो निशाने पर दो ही रहेंगे, इजराइल और यूएसए। तो इजराइल यूएसए के ऊपर तो चलो मान लो एक बार डाला जाएगा बम तो एक आध स्टेट होगा, एक आध पार्ट होगा जो कि इफेक्टेड होगा, लेकिन इजराइल के ऊपर दो बम डाल दो, इजराइल ख़त्म हो जाएगा पूरा वैसे। इसलिए इजराइल डर रहा है। इजराइल के लिए यहाँ अस्तित्व का संकट आ गया है ईरान से, इसीलिए वो ईरान को बम बनाने नहीं देना चाहता। और इसी कड़ी में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान के खिलाफ। 4-5 दिनों से लगातार इस पर अटैक चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। अब तक में इजराइल ने ईरान के नातांज, इस्फान और अरक शहरों में जो परमाणु ठिकाने हैं उनको जो है नष्ट कर चुका है। आपको मालूम होना चाहिए जो नातान है ये मेजर यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर है। इस्फान में कन्वर्जन प्लांट है, सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन यूनिट है और अरक में हैवी वाटर रिएक्टर प्लांट है। इसके अलावा एक बुशहर एक शहर ये है, स्थान है, वहाँ पर भी एक परमाणु है ठिकाना है। तो वहाँ पर ये बुशहर जो शहर है ये यहाँ पर ईरान का एकमात्र एक्टिव न्यूक्लियर प्रोग्राम पावर प्लांट है। एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट ध्यान में रखिएगा, रूस के सहयोग से चलता है इसका। अब इजराइल अपने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत काफ़ी अटैक किया है और ईरान की वायुसेना को पूरी तरह से पंग बना दिया है। अब ईरान के पास वायु प्रतिरोध का कोई चांस बचा नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी मिसाइलें बची हैं, उन्हीं से अटैक करता है। ईरान इसके बदले में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ध्यान रखिएगा, ट्रू प्रॉमिस 3 ये ऑपरेशन लॉन्च किया है ईरान ने। और इसके तहत ईरान भी इजराइल के रिहायशी, गैर रिहायशी हॉस्पिटल जैसे चाह रहा है उन ठिकानों को अपना निशाना बना रहा है। हालांकि इजराइल जो है ईरान के रिहायशी इलाकों को अपना निशाना नहीं बना रहा है, वहाँ के सिर्फ मिलिट्री बेसिस को अपना निशाना बना रहा है। वो भी इसलिए कि उसका ये कहना है कि अगर ये न्यूक्लियर न बनाएं, न्यूक्लियर हथियार न बनाएं, न्यूक्लियर बम बनाने के चक्कर न पड़े तो मैं इसके ऊपर अटैक नहीं करूँगा। लेकिन ईरान है कि लगा हुआ है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति तो बेकार की बात है, आयतुल्लाह अली खुमैनी की बात करो बस, जो कि धार्मिक लीडर हैं और सर्वोच्च लीडर हैं ईरान के, उन्हीं का आदेश वहाँ चलता है। अब
अभी तक में इजराइल ने ईरान के करीब 14 साइंटिस्ट को मार दिया है, 4-5 टॉप लेवल के जनरल्स को मार दिया है, ऑफिसर्स को मार दिया है। ये किया। इजराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय किया है। इक्विपमेंट बने इंडस्ट्री जहाँ पर यूरेनियम से संबंधित प्रोडक्शन होता था, न्यूक्लियर रिएक्टर संबंधित। साइंटिस्टों को ढेर कर दिया है, निशाना बनाया है। और ऑयल जिससे मनी प्रोडक्शन होता है उसको भी लगभग निशाना बनाया है। और वो तो प्रतिबंधों से ही कमज़ोर हो चुका है, ऑयल का प्रोडक्शन कर नहीं सकता ईरान इतना। तो ये है पूरा गेम। अब यहाँ पर क्या है, कल रात को तो ये ईरान, अभी तक इजराइल जो कार्रवाइयाँ करता था वो छोटी मोटी थी, लेकिन कुछ ऐसे ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर थे जहाँ पर इजराइल अटैक नहीं कर सकता था, उसकी कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। वो ज़मीन के नीचे हार्ड रॉक से बंद एरिया है, कवर्ड एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और वहाँ पर भी नीचे लगभग 200 फीट 100 फीट की गहराई में है ये सब, ज़मीन के अंदर, अंडर द ग्राउंड। इसी में एक है फोर्दो या फार्दो। तो फोर्दो जो है ज़मीन के नीचे 200 फीट की गहराई में बना हुआ है, हार्ड रॉक्स, नेचुरल हार्ड रॉक्स से कवर्ड है, समझ रहे हैं। एक और है नेटेंज और एक और है इस्फहान। इन 3 ठिकानों जो कि जिस पर इजराइल नहीं कर पाया था। नेटांज और इस्फहान पर थोड़ा बहुत इजराइल ने किया था, बाकी बचा खुचा काम कल अमेरिका ने कर दिया। लेकिन फोर्दो पर कोई नहीं कर पा रहा था, सिर्फ अमेरिका ने किया। अब इसी फोर्दो को निशाना बनाते हुए अमेरिका ने कल अपना जो बमवर्षक विमान है उसको भेजा वहाँ। कौन सा बमवर्षक विमान है, ध्यान रखिएगा। इस विमान का नाम क्या है? इस विमान का नाम है, देखिए अभी ख्याल आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी इसमें हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है उस बमवर्षक विमान का नाम, ठीक है। तो अपने स्पेशल बमवर्षक विमान को, बॉम्बर B2 बॉम्बर को भेजा, और उस पर जो बम रखा गया वो बम 30 हज़ार पाउंड के 12 बम कहे जाते हैं मारे गए हैं। GBU-57 बम, क्या नाम है उसका? GBU-57 बम का नाम है। और इस पर जो है 30,000 पाउंड के बम हैं, 12 बम मारे गए। ये जो फोर्दो है इसके 2 विंडो थी और 2 जो है इंट्रेंस थी। तो 2 बम तो उन विंडोज़ को मार करके नष्ट किया गया। अब 2 इंट्रेंस पर 2 बम मारे गए, ठीक है। पहला बम 60 मीटर अंदर जा कर के फटा, और दूसरा जो है उसी होल के थ्रू और अंदर जा कर के फटा। इससे सब कुछ उसका तबाह हो गया है फोर्दो का। बाकी 30 जो है टॉम हॉक मिसाइलें अमेरिका की, ये नेटेंज पर और इस्फहान पर दागा गया, जिससे जो बचा खुचा सिस्टम है वो सब भी नष्ट हो गया। अब कितना नुकसान पहुंचा ये तो बाद में आकलन होगा, बाद में सत्यता पता लगेगी। फ़िलहाल ईरान का रहा हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, USA ने पूरी तरह से उसको वो कर दिया है, परेशान कर दिया है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये लड़ाई अभी आगे और खींचेगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने धमकी दिया था कि ईरान को कि अब आप अगर आगे बढ़ाया आपने तो आपका विनाश निश्चित है, क्योंकि अब मैं कूद पड़ा हूँ। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कल रात से अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो चुका है। अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, इसी ऑपरेशन के तहत वो कार्रवाई किया और ये भी कहा ईरान से कि अब आप कोई अटैक रिटेलिएशन मत करिएगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इजराइल ने रिटेलिएशन किया है ईरान के ऊपर, ईरान ने रिटेलिएशन किया है इजराइल के ऊपर। खीवार शेकान मिसाइल, शिकान या शेकान इस तरह से नाम है, SHEIKAN और KHEIBAR
खीवार शेकान इसी मिसाइल से अटैक किया है। ये लेटेस्ट मिसाइल है ईरान की, और इससे जो है उसने बहुत भीषण अटैक किया है। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। तो कुल मिलाकर के अब ये युद्ध जल्दी रुकने का नाम नहीं लेगा जब तक इसमें से एक आध पक्ष बर्बाद न हो जाए, क्योंकि अब जब बात B2 बमवर्स को किया गई है तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक गेम रहा होगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत 80% तेल आयात करता है अपने कुल घरेलू खपत का। इसमें से 40% तेल भारत का, 40% जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता है मिडिल ईस्ट से। ठीक है, लड़ाई में ईरान इस पर ज़रूर चोक करेगा, इस एरिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ज़रूर चोक करेगा। और तो और अपने प्रॉक्सीज के थ्रू हो सकता है रेड सी में भी तांडव फैलाने की कोशिश करे, हाउथी वगैरह के थ्रू। ठीक है, क्योंकि अब ईरान इस युद्ध में जम गया है तो इसलिए इसको इतना वो भी मत समझिए कि इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा और मतलब ये है कि हमारा जो आयात होगा तेल का वो दूसरे रेड सी से भी मुश्किलें बढ़ेंगी, तो नेचुरल बात है कि इसके लिए ऑयल प्राइस भी बढ़ेगा, युद्ध से भी ऑयल प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि ईरान भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करता है। इंश्योरेंस चार्ज, क्योंकि हवाई जो शिप्स आती हैं उनका इंश्योरेंस रहता है, और उन्हीं इंश्योरेंस की वजह से ही क्या करते हैं सब लोग वो करते हैं, क्या नाम है, अपना शिप वगैरह चलाते हैं, नहीं तो शिप चलना ही मुश्किल हो जाएगा, रास्ता भी बंद हो सकता है। अब अगर रास्ता बंद हुआ तो 40% भारत की सप्लाई तेल की प्रभावित है। अब इसका मतलब ये हुआ कि तेल जो है जस्ट डबल कीमत का पहुंच सकता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर जो है आगे जब आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा, पूरे सिचुएशन को देखने की कोशिश करोगे कि लड़ाई में क्या होगा। पूरा जो मिडिल ईस्ट है, जो गल्फ़ एरिया है, वहाँ पर करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। अब ये भागेंगे वहाँ से, सब कहाँ आएंगे? अपने कंट्री में आएंगे। अपने कंट्री में आएंगे तो सवाल उनके रोज़गार की बात होगी, और तो और ठीक है। अब यहाँ पर जो है धन की व्यवस्था क्या है, जो जब वो लोग आएंगे भाग करके वहाँ से मिडिल ईस्ट के एरिया से, तो जो हमें मिलने वाला रेमिटेंस था, पैसा जो आता था फॉरेन से, वो भी कम हो जाएगा, उल्टा हमारे बैंकों से निकलना शुरू हो जाएगा पैसा। ठीक है, इससे हमारी इकोनॉमी जो है थोड़ी सी क्या होगी, परेशान। ठीक है, उस पर चोट लगी। समझ में आया? ग्लोबल मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है जो बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, और जस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा गेम चल रहा है। आप लोग देख रहे हो कि भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने यही बताने की आपको कोशिश किया है। कुल मिलाकर के शॉर्ट में फिर कहूँ, तेल महंगा होगा। दूसरी बात, लोगों का इनफ्लो भारत में बढ़ेगा तो यहाँ पर रोज़गार की समस्या पैदा होगी। तीसरी बात कि वहाँ से जो है जो मिलने वाला एरिया, इन एरिया से मिलने वाला रेमिटेंस है, पैसा है, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है निष्कर्ष के रूप में कि अगर ये युद्ध जल्दी न रुका तो पूरा विश्व इससे प्रभावित होने जा रहा है। हालांकि चाइना की बल्ले बल्ले रहेगी, बाकी कोई चाहे हो चाहे ना। ठीक है, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप इसको सुनिएगा ज़रूर, थोड़ा लेंदी वीडियो है, लेकिन अपना रिएक्शन भी शो करिएगा। अपने दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को साथ भी इसको साझा करिए, और हमारे चैनल में इसमें सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।